Now friends, let us move to chapter number 10, which is compounding of offense, adjudication and special court. यहां पे हम लोग बातें करेंगे कुछ ऑफेंसेस की और यहां पे हम लोग बातें करेंगे स्पेशल कोर्ट की। टू बी वेरी फ्रैंक, ऑफेंसेस के बारे में जितनी भी थियरी थी वो आप लोगों के सिलेबस में से मेजॉरिटी हटा दी गई है एंड दिस चैप्टर इज फोकस इज मोर ऑन द कंटेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट। पर इसके पहले जस्ट एक छोटा सा बैकग्राउंड दे दूं मैं आप लोगों को कि जब मैं ऑफेंस की बात करता हूं देन मेनली देयर कैन बी टू काइंड ऑफ ऑफेंस। सबसे पहले होता है कॉग्निजेबल और दूसरा होता है नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल एज अ जनरल नॉर्म्स ये क्या होता है, जहां पे अरेस्ट करने के लिए पुलिस वारंट की जरूरत नहीं होती। दैट इज अ सीरियस नेचर क्राइम के जहां पे आपको लगता है कि अगर यहां पे पुलिस वारंट लेने के लिए गए तो शायद पॉसिबल है कि जो अक्यूज्ड है वो कहीं पे एस्केप हो सकता है। तो विदाउट पुलिस वारंट यू कैन अरेस्ट एनी पर्सन, दैट इज कॉल्ड एज कॉग्निजेबल। पर ये कॉग्निजेबल में पुलिस वारंट की जरूरत नहीं थी, तो ऐसा हो सकता है कि जो अरेस्ट कर रहा है वो अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल कर रहा है और इसीलिए कंपलसरी उसको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है आफ्टर अरेस्टिंग दैट विद इन 24 आवर्स। जबकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होता है उसमें कंपलसरी पुलिस वारंट लेने के बाद ही आप उसको अरेस्ट कर सकते हो। कॉग्निजेबल ऑफेंस जनरली होते हैं नॉन बेलेबल। नॉन बेलेबल का मीनिंग क्या, यहां पे पर्सनल गारंटी पे या तो बॉन्ड देके आप उस बंदे को बेल नहीं दे सकते। जब तक कोर्ट में ट्रायल चलेगा, जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आता, तब तक ये बंदा पुलिस कस्टडी में ही रहेगा। हाँ, कुछ केसेस में इसे बेल मिल सकती है जहां पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर आके बोलता है कि नहीं ये बाहर रहेगा तो भी कोई क्राइम नहीं करेगा, ये प्रूव हो जाता है। अगर वो वुमन है, सिक है, इन्फर्म है, विद इन लेस देन 16 ईयर्स है तो। जबकि नॉन कॉग्निजेबल यानी कि उसका ग्रेविटी इतना ज्यादा नहीं है तो वो बेलेबल होता है जहां पे पर्सनल बेल पे या तो फिर बॉन्ड देके आप उस बंदे को छुड़ा सकते हो अप टू द ट्रायल। ये सिर्फ आपके जनरल नॉलेज के लिए था। ध्यान रखिए कंपनीज एक्ट के अंदर जितने भी ऑफेंसेस है दैट ऑल आर नॉन कॉग्निजेबल एंड दैट्स व्हाई बेलेबल except one offense which is section 212 subsection 6 SFIO special fraud serious fraud investigation office। serious fraud as the name suggests वो serious है in the nature and that's why वो cognizable and non bailable है। बाकी सारे offense non cognizable and bailable। अभी कंपनीज एक्ट के अंदर दो चीजें आती है। सबसे पहला आता है NCLT और दूसरा आता है स्पेशल कोर्ट। एज द नेम सजेस्ट स्पेशल कोर्ट ये बनाया ही इसलिए गया है ताकि कंपनीज एक्ट की मैटर्स यहां पे डिस्कस हो सके, उसके ट्रायल यहां पे हो सके, जहां पे सिंगल जज भी हो सकते हैं या तो बेंच भी हो सकती है जजेस की वगैरह। सवाल आता है कि आप एनसीएलटी में ट्रायल करोगे या स्पेशल कोर्ट में। सी स्पेशल कोर्ट इज बेसिकली वन ऑफ द पार्ट ऑफ एनसीएलटी ओनली, पर फिर भी उसे एक अलग दर्जा दिया गया है स्पेशल कोर्ट करके। सवाल आता है कि आप एनसीएलटी में जाओगे कि स्पेशल कोर्ट में। ध्यान रखिए एनसीएलटी कुछ गिनी चुनी चीजें डिस्कस करता है, जैसे कि ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट का केस हो गया, इन्वेस्टिगेशन का केस हो गया, स्ट्राइक ऑफ रिवाइवल का केस हो गया, वाइंडिंग अप का केस हो गया। ये सारी चीजें कंपलसरी एनसीएलटी डिस्कस करता है। अमालगमेशन, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट वगैरह सब करना है तो एनसीएलटी। पर इसके अलावा जितने भी एडजुडिकेशन होते हैं रिगार्डिंग पेनल्टी, रिगार्डिंग एनी अदर ऑफेंसेस वगैरह वगैरह, तो अगर आरओसी का कोई ऑर्डर आता है तो उसके सामने अपील कहां पे होगी, कोई ऑफेंस हुआ तो उसका ट्रायल कहां पे होगा, ये सारे ट्रायल होंगे स्पेशल कोर्ट में। तो राइट नाउ वी आर लर्निंग अबाउट स्पेशल कोर्ट। इन द वेरी नेक्स्ट चैप्टर वी विल बी लर्निंग अबाउट एनसीएलटी एंड अपील अगेंस्ट एनसीएलटी। यहां पे हम लोग स्पेशल कोर्ट की बातें कर रहे हैं। सेक्शन 435 बोला एस्टैब्लिशमेंट होना चाहिए स्पेशल कोर्ट का, जो कि ऑलरेडी हो चुके हैं। और ये किस लिए होंगे, स्पेशल ट्रायल के लिए, स्पीडी ट्रायल के लिए। नॉर्मल कोर्ट में एनसीएलटी में इतने सारी हैवी मैटर्स है कि आपका ऑफेंस तो कब ट्रायल में आएगा यही नहीं पता है, और इसीलिए एक अलग कोर्ट बनाओ जिसमें ये छोटे छोटे ट्रायल जल्दी से जल्दी उसका स्पीडी ट्रायल हो सके, वो सारे केस का जल्दी वाइंडिंग अप हो सके। वाइंड अप के लिए भी कौन पिक्चर में आएगा, एनसीएलटी। तो स्पीडी ट्रायल ऑफ ऑफेंस उसके लिए होता है स्पेशल कोर्ट। अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जिसके लिए एक्ट ने जो पनिशमेंट दी है दैट इज फॉर इंप्रिजनमेंट ऑफ मोर देन और इक्वल टू 2 इयर्स, तो उसमें जो केस लड़ा जाएगा उसमें सिंगल जज हो सकते हैं या तो एडिशनल सेशन जज हो सकते हैं। जो ट्रायल होगा वो किसके सामने होगा, सिंगल जज या तो एडिशनल सेशन जज, जो कि हाई अथॉरिटी के जज होते हैं, क्योंकि ऑफेंस भी आपका थोड़ा बड़ा है ना, इंप्रिजनमेंट मोर देन और इक्वल टू 2 इयर्स।
बट इन केस ऑफ एनी अदर ऑफेंस यानी जहां पे इंप्रिजमेंट 2 साल से कम है या तो सिर्फ पेनल्टी लगती है, तो ये सेशन स्पेशल कोर्ट में कौन करेगा? मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, जिसके पास दूसरे बहुत सारे काम होते हैं एंड दे आर नॉट हैविंग द स्टेटस एज इक्विवेलेंट टू दिस जज। उनसे कम स्टेटस में आता है। क्यों ऐसा? क्योंकि ऑफेंसेस भी कम है ना, उसकी ग्रेविटी भी कम है, और इसीलिए उसको ट्रायल कौन करेगा? मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। इन लोगों को अपॉइंट कौन करेगा? इट विल बी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट विद चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट लोगों के नाम रेकमेंड करेगा और फाइनल अप्रूवल लगा देगा सेंट्रल गवर्नमेंट। सेक्शन 436 बोलता है ऑफेंसेस ट्रायबल बाय स्पेशल कोर्ट, उसकी प्रोसीजर क्या क्या रहेगी। जो जो ऑफेंसेस ऐसे हैं जो सेक्शन 435 के अंदर ट्रायबल होते हैं इन स्पेशल कोर्ट, दिस इज स्पेशल कोर्ट, तो वो कौन से स्टेट की स्पेशल कोर्ट में जाएंगे? इन दैट पर्टिकुलर स्टेट इन विच रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी सिचुएटेड। जिस कंपनी के रिलेटेड ये ऑफेंस है उसकी रजिस्टर्ड ऑफिस जिस स्टेट में है वहां की स्पेशल कोर्ट में ये ट्रायल होगा। और अगर उस पर्टिकुलर स्टेट में एक या एक से ज्यादा स्पेशल कोर्ट है तो हाई कोर्ट स्पेसिफाई करेगा कि कौन सी स्पेशल कोर्ट होनी चाहिए। पर्सन अक्यूज्ड टू बी फॉरवर्डेड टू मैजिस्ट्रेट एंड ही विल बी डिटेन्ड। जो भी पर्सन अक्यूज्ड है, जिसका ट्रायल होने वाला है, वो मैजिस्ट्रेट के सामने लाया जाएगा और वो डिटेन भी किया जाएगा। कौन से मैजिस्ट्रेट के सामने लाना है? अगर आप जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने ले जाते हो या तो आप ले जा सकते हो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के सामने। याद रखिए जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है वो एक बड़े पैमाने पे होता है जो हर एक केसेस जनरली सॉल्व करता है। जो मैजिस्ट्रेट होता है किसी भी सिटी का वो लीगल केसेस भी सॉल्व करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव केसेस भी सॉल्व करता है, जबकि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जो होता है दैट इज ओनली सॉल्विंग सम एडमिनिस्ट्रेटिव केसेस, नॉट मच लीगल केसेस। और इसीलिए जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने ले जाने के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम दिया, नॉट मोर देन 15 डेज, क्योंकि वो फ्री ना हो ऐसा हो सकता है। जबकि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के सामने ले जाना है तो सिर्फ 7 दिन के अंदर ले जाना पड़े। अच्छा, अगर उसका डिटेंशन करना नेसेसरी नहीं है तो सीधा आप स्पेशल कोर्ट के सामने उसे ले जाओ और उसका ट्रायल शुरू करवा दो। स्पेशल कोर्ट उसमें ट्रायल शुरू तो होगा पर उसका कॉग्निजेंस स्पेशल कोर्ट कभी भी सुओ मोटो नहीं ले सकता। वो खुद से कोई भी केस चालू नहीं कर लेगा। उसके पास या तो कोई पुलिस रिपोर्ट आना चाहिए या तो किसी ने कंप्लेन की होनी चाहिए, उसी के बेसिस पे वो ट्रायल शुरू करेगा। न्यूज़पेपर में कोई एडवर्टीजमेंट पड़ी और उसके ऊपर से खुद ही ट्रायल चालू कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। स्पेशल कोर्ट कैन ऑल्सो डू द ट्रायल ऑन कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 ऑन सम केसेस। तो वो कौन सी प्रोसीजर कुछ कुछ केसेस में फॉलो कर सकता है? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर भी फॉलो कर सकता है, अदरवाइज वो अपनी खुद की प्रोसीजर भी फॉलो करेगा। इसमें ट्रायल कैसा होगा? फास्ट ट्रैक ट्रायल होगा, यानी 1-2 हियरिंग में केस खत्म हो जाएगा, या थोड़ा लंबा ट्रायल होगा। ये डिपेंड करता है कि आप अपने ऑफेंस जो है उसमें पेनल्टी कितनी लगाने वाले हो। शुरुआत में आपको क्या लगता है इंप्रिजमेंट कितना होगा? फॉर एनी ऑफेंस विच इज पनिशेबल फॉर इंप्रिजमेंट नॉट मोर देन 3 years। आपको लगता है कि इंप्रिजमेंट 3 साल से ज्यादा की नहीं है तो छोटा केस कंपैरेटिवली हो गया, इसे समरी ट्रायल में फास्ट ट्रैक मोड में खत्म कर दो। पर जब आप समरी ट्रायल लगाने वाले हो तो आपको इंप्रिजमेंट देनी है मैक्सिमम 1 year की। यानी कि अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जिसमें एक्ट ने पेनल्टी 3 साल से ज्यादा की नहीं दी है तो उसका पहले समरी ट्रायल करो, पर जब समरी ट्रायल करते हो तो आप इंप्रिजमेंट दे पाओगे मैक्सिमम 1 साल की। अगर आपको लगता है कि एक्ट का ये जो ऑफेंस है उसमें ही पेनल्टी 3 साल से ज्यादा की अलाउड है, पनिशमेंट 3 साल से ज्यादा की अलाउड है, या तो मेरे जजमेंट में मैं इंप्रिजमेंट 1 साल से ज्यादा की देने वाला हूं, तो आप समरी ट्रायल नहीं कर सकते। यू हैव टू रीहियर द केस और हियर द केस ऑन अ रेगुलर ट्रायल। तो अगर ओरिजिनल इंप्रिजमेंट 3 साल से ज्यादा है या तो आपको लगता है कि मैं इंप्रिजमेंट 1 साल से ज्यादा देने वाला हूं तो आपको रेगुलर ट्रायल करना पड़े, अदरवाइज समरी ट्रायल चल जाता। स्पेशल कोर्ट के सामने अगर अपील करनी है तो आप ये अपील करोगे हाई कोर्ट के सामने, और अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो सुप्रीम कोर्ट में भी आगे जा पाओगे। जनरली हाई कोर्ट में अपील करने की तारीख कितनी रहती है? 60 डेज के अंदर अपील करना पड़ता है, दैट इज कॉमन। याद रखो ये स्पेशल कोर्ट के सामने अपील हाई कोर्ट में होती है। जब एनसीएलटी की बात करेंगे तो समझेंगे, वहां पे हाई कोर्ट पिक्चर में ही नहीं आता। प्रोसीडिंग्स ऑफ स्पेशल कोर्ट विल बी सेम एज पर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 एज इफ इट इज अ सेशन कोर्ट और मेट्रोपॉलिटन कोर्ट और फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। ये एमसीक्यू में आ सकता है कि स्पेशल कोर्ट का दर्जा कौन सी कोर्ट के जैसा है।
इट इज लाइक स्पेशल, दैट इज सेशन कोर्ट, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है नॉर्मल क्रिमिनल या सिविल लॉ को सुलझाने के लिए, या तो मेट्रोपॉलिटन कोर्ट या तो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, उनके जैसा दर्जा स्पेशल कोर्ट का उन जजेस का रहता है, तो उनके पावर्स भी इस हिसाब से तय होंगे। ये सारे पावर्स सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में दिए गए हैं। ऑफेंसेस टू बी नॉन कॉग्निजेबल, जो मैंने पहले ही बताया, एवरी ऑफेंस अंडर कंपनीज एक्ट एक्सेप्ट 212 सबसेक्शन 6, यानी कि एसएफआईओ के ऑफेंस के अलावा जितने भी ऑफेंसेस एक्ट में दिए गए हैं दैट इज नॉन कॉग्निजेबल, यानी कि पुलिस वारंट की जरूरत रहेगी प्लस बेलेबल भी रहेगा। पर ये जो एसएफआईओ वाला ऑफेंस है दैट विल बी विदाउट पुलिस वारंट, दैट इज कॉग्निजेबल प्लस नॉन बेलेबल। क्या स्पेशल कोर्ट खुद व खुद कोई ट्रायल शुरू कर सकती है? नहीं। नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस एक्सेप्ट कंप्लेन इन राइटिंग बाय, यानी कंपलसरी जो मैं अभी बताने जा रहा हूं उनमें से किसी ने कंप्लेन की है स्पेशल कोर्ट में तो ही स्पेशल कोर्ट ट्रायल कर सकता है, अदरवाइज स्पेशल कोर्ट ट्रायल शुरू करेगा नहीं, केस चलाएगा नहीं। कितने लोग एलिजिबल है कंप्लेन करने के लिए? या तो रजिस्ट्रार आरओसी और पर्सन ऑथोराइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर अ गवर्नमेंट कंपनी, और शेयर होल्डर दैट इज द मेंबर ऑफ द कंपनी। यानी कि कोई थर्ड पार्टी भी स्पेशल कोर्ट में जाके ऐसा कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकता। अगर किसी थर्ड पार्टी को चाहिए कि इस कंपनी के सामने केस होना चाहिए तो उसे आरओसी के पास जाना पड़े और रिक्वेस्ट करनी पड़े केस चालू करवाने के लिए, और आरओसी जाके स्पेशल कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करेगा। So who can file the complaint in special court? Either ROC, that is registrar, or person authorized by central government if it is a government company, or any other shareholder. ये जो आरओसी है और पर्सन ऑथोराइज्ड बाय सीजी है, क्या नहीं से इन लोगों को दूसरे भी सारे काम रहते हैं, कोर्ट जब बुलाएगी तब हाजिर नहीं रह पाएंगे ना, और इसीलिए फॉर दिस टू प्रेजेंस इन द कोर्ट इज नॉट रिक्वायर्ड। पर अगर कोर्ट को चाहिए कि नहीं इन लोगों को कंपलसरी आना ही पड़ेगा तो उन लोगों को बुलाना पड़ेगा। मींस if court doesn't require that presence then it is okay if they are not presenting the court। अगर कोर्ट को चाहिए कि वो लोग प्रेजेंट हो तो इन लोगों को कोर्ट में प्रेजेंस देनी पड़ेगी। फॉर एनी एक्शन टेकन बाय लिक्विडेटर फॉर वाइंडिंग अप, तो फिर कंप्लेन लिक्विडेटर या उसका कोई ऑफिसर भी फाइल कर पाएगा। तो अगर कंपनी लिक्विडेशन में है और उसके रिगार्डिंग कोई कंप्लेंट फाइल करनी है, जैसे कि ऐसा लगता है कि कोई पर्सन है जिसे डिटेन करने की जरूरत है, तो आप लिक्विडेटर भी कोई ऑफेंस, या तो डायरेक्टर ने कोई फ्रॉड किया है जिसके सामने अभी कभी ट्रायल शुरू होना चाहिए, वाइंडिंग अप में ऐसा पता चला, तो लिक्विडेटर भी कंप्लेंट फाइल कर पाएगा। कोई ऐसी मैटर है विच इज रिलेटेड टू ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी और नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड, या तो नॉन पेमेंट विथ रिगार्ड्स टू एनी सिक्योरिटी, तो वो कंप्लेन कौन फाइल कर पाएगा? इट कैन बी फाइल्ड इवन बाय द ऑथोराइज्ड पर्सन ऑफ सेबी ऑल्सो, क्योंकि उसमें सेबी इन्वॉल्व है। तो कोई सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यू है तो आरओसी शेयर होल्डर के अलावा सेबी का कोई ऑथोराइज्ड पर्सन भी स्पेशल कोर्ट में फाइल कर सकता है कंप्लेंट। ये मैक्सिमम क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जहां पे ये लोग पूछते हैं कि क्या स्पेशल कोर्ट सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकता है और ट्रायल शुरू कर सकता है? आंसर इज नो। फिर आपको लिखना पड़े हु कैन फाइल द कंप्लेंट, रजिस्ट्रार और पर्सन ऑथोराइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और शेयर होल्डर। इफ द मैटर इज इन वाइंडिंग अप देन लिक्विडेटर। इफ इट इज रिलेटेड टू ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज और अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज देन इवन द पर्सन ऑथोराइज्ड बाय सेबी। फिर एक आता है सेक्शन 442 मीडिएशन एंड कंसिलिएशन पैनल, वेरी मच सिमिलर टू आर्बिट्रेशन। पर आर्बिट्रेशन पहले से पार्टीज तय करती है कि हम लोग आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट करते हैं, जबकि मीडिएशन एंड कंसिलिएशन पैनल कोर्ट रेकमेंड करता है कि अगर आप लोग चाहो तो प्लीज कोर्ट के बाहर जाके पहले दो लोगों के बीच में अपने झगड़े को सुलझा दो, ताकि ये केस आगे बढ़े ही नहीं। This is just like a outside court settlement between two parties with the help of any third party। किसी तीसरे बंदे को आप एक मीडिएटर के तौर पे रखो और उसके बीच में आपके इश्यूज पेश करो और वो आपको एक रिजोल्यूशन देगा। अगर आपको एक्सेप्टेबल है तो एक्सेप्ट कर लो, बात वहीं पे खत्म हो गई, कोर्ट का केस भी खत्म। अगर एक्सेप्टेबल नहीं है तो वापस कोर्ट में आ जाना, फिर वहीं का वहीं ट्रायल वापस शुरू कर देंगे। So central government will maintain a panel who will consist of the expert having qualification as mentioned for mediation between parties during pendency of proceedings before central government or tribunal or appellate tribunal। कोई भी मैटर जो सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी चल रही है या ट्राइब्यूनल में चल रही है या एपेलेट ट्राइब्यूनल में चल रही है, तो ऐसे किसी भी मैटर के बीच में अगर उन लोगों को चाहिए कि ये मैटर आउटसाइड कोर्ट खत्म करनी है तो वो लोग रेकमेंड देंगे कि प्लीज आप, मैं जो पैनल बता रहा हूं उसमें से कोई भी एक मीडिएटर पकड़िए और आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट कीजिए। हु कैन रेकमेंड द मैटर टू दिस पैनल?
पार्टी खुद भी कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकती है कि वी वांट टू गो टू दिस मीडिएशन, या तो ट्राइब्यूनल, एपेलेट ट्राइब्यूनल, सेंट्रल गवर्नमेंट सुओ मोटो भी उन्हें रिक्वेस्ट कर सकता है कि आप इस पैनल पे चले जाइए। अच्छा, अगर आपने रिक्वेस्ट किया सेंट्रल गवर्नमेंट को, ट्राइब्यूनल के एपेलेट ट्राइब्यूनल, तो आपकी मैटर रेफर की जाएगी किसको? मीडिएशन एंड कंसिलिएशन पैनल को। सुओ मोटो भी वो लोग आपकी मैटर रेफर कर सकते हैं। इस पैनल में सारी प्रोसेस होगी जहां पे आपकी बातें सुनी जाएगी, आपको रिजोल्यूशन दिया जाएगा, and they will try to give resolution within 3 months from the date on which the matter was referred to them। और उनका जो भी रिकमेंडेशन होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट, ट्रिब्यूनल या एपेलेट ट्रिब्यूनल को फॉरवर्ड कर देंगे। अगर इस मैटर में कोई अग्रीव्ड है, जिसको ये रिजोल्यूशन पसंद नहीं आया, वन ऑफ द पार्टी, तो वापस वो लोग ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, ट्राइब्यूनल या एपेलेट ट्राइब्यूनल में जहां पे मैटर चल रही थी, और वो केस नॉर्मल तरीके से वापस शुरू हो जाएगा। सिंपल। तो ये आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट करने का एक नजरिया दिया उन्होंने कि अगर आप चाहो तो बाहर जा सकते हो, पर अगर गए तो 3 महीने के अंदर अंदर रिजोल्यूशन आना चाहिए। सो इट इज वेरी स्पीडी ट्रायल। कोर्ट में ऑर्डर while determining the fine then it shall be applied towards payment of cost of the proceedings। 446 ने कोर्ट को एक राइट दिया कि आप जो भी पेनल्टी लगाते हो अक्यूज्ड पे, ऐसा भी ऑर्डर उसमें से पास कर सकते हो कि पहले कोर्ट को कुछ अगर खर्चा हुआ है तो आपकी पेनल्टी में से वो पहले कोर्ट के खर्चे के लिए अप्लाई हो जाएगा, बाकी का गवर्नमेंट के फंड में चला जाएगा। 446A बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए भी, एमसीक्यू के लिए भी। कोर्ट और स्पेशल कोर्ट while they are deciding the amount of fine or imprisonment they will consider some of the matter like size of the company। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 50 लाख की पेनल्टी लगा रहे हो पर कंपनी का नेटवर्थ ही 5 लाख का है। नेचर ऑफ द बिजनेस, अगर बिजनेस बहुत ही सेंसिटिव मैटर का है जहां पे फ्रॉड थोड़ा भी कर लिया तो भी बड़ी इंपैक्ट आती है, तो बड़ी पेनल्टी लगाओ। इंजुरी टू द पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक एट लार्ज को अगर ज्यादा इंजुरी हुई है तो ज्यादा पेनल्टी लगाई जाएगी। नेचर ऑफ द डिफॉल्ट एंड रिपीटेशन ऑफ द डिफॉल्ट, ये एक का एक डिफॉल्ट आपने कितनी बार किया है, ज्यादा बार किया है तो ज्यादा पेनल्टी लगाई जाएगी। तो साइज ऑफ द कंपनी, नेचर ऑफ द बिजनेस, इंजुरी टू द पब्लिक इंटरेस्ट, नेचर ऑफ द डिफॉल्ट, रिपीटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर डिफॉल्ट, ये सारी चीजें देखी जाती है। 446B क्या बोलता है? इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ ओपीसी और अ स्मॉल कंपनी और अ स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी और अ प्रोड्यूसर कंपनी, ये प्रोड्यूसर कंपनी का कंसेप्ट 1956 में था, कंपनीज एक्ट 1956। कंपनीज एक्ट 2013 में उन्होंने प्रोड्यूसर कंपनी का कंसेप्ट निकाल दिया, जो अमेंडमेंट एक्ट 2020 में वापस इन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया। पूरा चैप्टर इंट्रोड्यूस किया है पर अभी तक वो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, इसीलिए मैं अभी सिखा भी नहीं रहा हूं। द मोमेंट इट विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन द आरटीपी आई विल हैव अ सेपरेट लेक्चर ऑन प्रोड्यूसर कंपनी इटसेल्फ। So OPC, small company, startup private company or producer company or any officer thereof fail to comply any of the provision of this act, तो क्या होगा? जहां जहां पे जो पेनल्टी लिखी हुई है वहां पे जितनी भी मैक्सिमम पेनल्टी है उन सब की आधी पेनल्टी ही लगेगी, पूरी पेनल्टी नहीं लगेगी, क्योंकि ये कंपनीज छोटी कंपनीज है। तो जो पेनल्टी किसी भी सेक्शन में बताई गई है उसकी आधी पेनल्टी और मैक्सिमम 2 लाख फॉर द कंपनी, एंड इफ ऑफिसर इन डिफॉल्ट देन मैक्सिमम 1 लाख। तो अगर मान लो कोई पर्टिकुलर सेक्शन है जिसमें मैक्सिमम पेनल्टी कंपनी के लिए बताई गई है 5 लाख फॉर एग्जांपल, और ये ऑफेंस अभी किसी ओपीसी ने किया तो उसके लिए पेनल्टी कितनी? 2.5 लाख, दैट इज हाफ ऑफ दिस पेनल्टी, और ₹2 लाख, विच एवर इज लोअर ₹2 लाख। तो मैक्सिमम पेनल्टी ओपीसी के लिए 2 लाख लगेगी, भले ही वो सेक्शन 5 लाख बोल रहा है। समझ रहे हो आप ये चीज, हाँ या ना? ये किस किस के लिए है? ओपीसी, स्मॉल कंपनी, स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी, प्रोड्यूसर कंपनी। यहाँ पे डॉर्मेंट कंपनी इंक्लूडेड नहीं है, सेक्शन 8 कंपनी इंक्लूडेड नहीं है। सेक्शन 454 एडजुडिकेशन ऑफ पेनल्टी। आरओसी का कोई भी बंदा जिसे हम एडजुडिकेटिंग ऑफिसर बोलेंगे, एओ, वो पेनल्टी कैसे लगाएगा? अगर मान लो कोई ऑफेंस ऐसा ध्यान में आया, आरओसी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक किया, एनुअल रिटर्न चेक किया, या आपने कुछ फाइलिंग नहीं किया, उसको कोई ऑफेंस ध्यान में आया, तो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर इस चीज का एक लेटर ड्राफ्ट करेगा कि आपने ये ऑफेंस किया है जिसके लिए एक्ट में ये पेनल्टी है जो मैं आप लोगों को लगाना चाहता हूं, ये अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे रहा हूं। आपके पास अगर कुछ बोलने के लिए है तो मुझे कंपलसरी, मैं जो टाइम बोल रहा हूं उसमें ये आंसर सबमिट कीजिए। अगर आपको चाहिए तो आप फिजिकली यहां पे प्रेजेंट हो सकते हो, अगर मुझे आपको फिजिकली बुलाना है तो मैं भी आपको फिजिकली इंटरोगेशन के लिए बुला सकता हूं।
आपका अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड खत्म हो जाए, मैं आपको सुन लूं, उसके बाद मैं आपको पेनल्टी का एक लेटर थमा दूंगा, जो पेनल्टी आपको कंपलसरी पे करनी पड़ेगी. So central government will appoint one officer as known as adjudicating officer for levying the penalty. And this adjudicating officer should not be below the rank of registrar. At least registrar के लेवल का ये बंदा होगा. मॉड्यूल में इसे बहुत ही टिपिकल थियरी के मोड पे दिया है, मैं एक प्रोसेस के फॉर्म में आपको दिखा रहा हूं. इसके बहुत सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर के, मिसलेनियस चैप्टर के, सब कुछ मैंने अपने फास्ट ट्रैक में दिखाया है, विच इज देयर अवेलेबल ऑन online.jkshare classes. ये एडजुडिकेटिंग ऑफिसर क्या करेगा? Before imposing the penalty, it will issue a written notice to company and its officer or any other person on whom penalty is to be levied. ये जो शो कॉज नोटिस है, ये अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड है, ये कितने दिन में देना पड़े, सामने वाले को कितने दिन में आंसर देना पड़े, विद इन द सेड पीरियड गिवन इन द नोटिस, पर एटलीस्ट 15 दिन का तो टाइम देने का, मैक्सिमम 30 दिन का, उससे ज्यादा नहीं. इस नोटिस में रीजन लिखा होगा, नॉन कंप्लायंस क्या किया वो लिखा होगा, उसके लिए एक्ट में पीनल प्रोविजन क्या है वो लिखा होगा, मैक्सिमम पेनल्टी कितनी लगा सकते हैं वो लिखा होगा. ये जो रिप्लाई है, रिप्लाई ऑफ द नोटिस, ये कैसे दोगे? आइदर इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑन प्रॉपर रीजन टाइम, प्रॉपर रीजनेबल टाइम आपको ये देना पड़े, विच कैन बी एक्सटेंडेबल बाय द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर. एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने मान लो 20 दिन में आंसर देने का बोला, पर थोड़ा रीजनेबल रीजन के वजह से आप 20 दिन में आंसर नहीं दे पा रहे हो, तो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ऑन योर रिक्वेस्ट कैन एक्सटेंड दिस टाइम, पर ये और 15 दिन से ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर पाओगे. यानी टोटल यहां पे इस एग्जांपल में मैक्सिमम 35, नॉर्मल सेंस में तो आप मैक्सिमम 30 दिन ही दे पाओगे, प्लस एक्सटेंशन 15 दिन का, यानी अभी मैक्सिमम टोटल कितना हो जाएगा? 45. वॉट एवर इज द रिप्लाई, अगर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर वॉन्ट, देन इट कैन सेंड अ नोटिस टू द अक्यूज्ड पर्सन, suspicious to be accused person, suspected as to be accused, क्या फिजिकली अपीयर हो मेरे सामने विद इन नॉट मोर देन 10 days, यानी कि मैक्सिमम 10 वर्किंग डेज के अंदर अंदर फिजिकली अपीयर होना चाहिए आपको. आइदर यू योरसेल्फ कैन बी प्रेजेंटेड और यू कैन सेंड एनी ऑथोराइज्ड पर्सन ऑन योर बिहाफ और एनी ऑफिसर ऑफ योर कंपनी. Accused can in reply of electronic mode also demand oral representation, यानी कि accused भी सामने से बोल सकता है कि I want to give oral representation, I want to explain you face to face. ऑर्डर ऑफ पेनल्टी टू बी पास्ड, ये अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड हो जाए, फिजिकल प्रेजेंस खत्म हो जाए, फिर पेनल्टी का ऑर्डर पास किया जाएगा. कितने टाइम में? अगर फिजिकल प्रेजेंस नहीं थी, इलेक्ट्रॉनिक मोड से जो आंसर आया उसके हिसाब से ही आप पेनल्टी धरने वाले हो, तो उन्होंने जब से आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड का रिप्लाई दिया, सबमिशन ऑफ रिप्लाई था, वहां से 30 दिन के अंदर अंदर आपको पेनल्टी की नोटिस, पेनल्टी का ऑर्डर पास कर देना पड़े. पर अगर आपके केस में फिजिकल प्रेजेंस था, फिजिकल अपीयरिंग था, तो विद इन 90 days फ्रॉम द डे ऑन विच द रिप्लाई वॉज सबमिटेड. क्यों? क्योंकि यहां पे थोड़ा टाइम बढ़ गया बिकॉज ऑफ दैट फिजिकल अपीयरेंस. तो अगर फिजिकल प्रेजेंस नहीं था तो विद इन 30 days, अगर था तो विद इन 90 days. ये ऑर्डर आप इस 30 दिन या 90 दिन के बाद भी इश्यू कर सकते हो, पर उसके लिए आपको रीजन रिकॉर्ड करने पड़े इन राइटिंग, यानी कंपलसरी थोड़े रीजन रिकॉर्ड करने पड़े इन राइटिंग, जो बाद में कोई भी चेक कर पाएगा. And it shall be valid reason. आप जो भी पेनल्टी का ऑर्डर देते हो, it should be compulsorily signed, plus it should have a proper date on that, plus the reason why you have called for physical appearance, ताकि कोई भी बंदा ऐसे ब्राइब लेने के लिए किसी को फिजिकली नहीं बुला रहा है, ये आप चेक कर पाओ. ये जो भी नोटिस होगी, ये जो भी ऑर्डर होगा पेनल्टी का, वो किसे किसे भेजा जाएगा? कंपनी को, उसके ऑफिसर्स को, जो भी अदर पर्सन रिलेटेड है उसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और वो वेबसाइट पे भी लॉन्च किया जाएगा. एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पावर कौन से? वो किसी भी बंदे को समन दे सकता है और उसकी अटेंडेंस कंपलसरी एनफोर्स करवा सकता है. इट कैन ऑर्डर फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट और एविडेंसेस इफ एनी पर्सन फेल्स टू अपीयर और फेल्स टू गिव द आंसर, तो उसके एब्सेंस में ही वो सुओ मोटो ऑर्डर पास कर देगा, जिसे हम बोलते हैं यूनिलैटरल एक्ट, एक्स पार्टे डिसीजन, बेस्ट जजमेंट डिसीजन. To decide the penalty, the factors of 446A, that is the nature of the company, the grievance, public interest injury, repetitiveness of the offense, ये सारी चीजें तो देखी जाएगी. प्लस किसको कितना रॉन्गफुल गेन हुआ, किसको कितना रॉन्गफुल लॉस हुआ, ये भी देखा जाएगा. ये जो भी पेनल्टी आप तय करो, इट कांट बी लेस देन मिनिमम पेनल्टी, इट कांट बी मोर देन मैक्सिमम पेनल्टी. अगर डिफॉल्ट है सेक्शन 92 का या तो सेक्शन 137 का, और वो डिफॉल्ट ड्यू डेट के बाद भी
30 दिन के अंदर अंदर वो लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न फाइल कर देते हैं तो कोई पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। मान लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं किया और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने एक नोटिस भेजी दैट प्लीज गिव द रीजन और फाइल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपने उस नोटिस के मिलते ही 30 दिन के अंदर अंदर वो रेटिफाई कर दिया, वो रिटर्न फाइल कर दिया, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट 137 का फाइल कर दिया 30 दिन के अंदर अंदर, तो कोई पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी और वो प्रोसीडिंग्स वहीं पे ही खत्म हो जाएगी। दिस इज टू सेफगार्ड द कंपनीज हु हैव डिफॉल्टेड इन 137 एंड 92। ये भी अमेंडमेंट एक्ट 2020 में इंट्रोड्यूस किया गया है। पेनल्टी किस तरीके से पे करना है? कंपलसरी इलेक्ट्रॉनिक मोड से एमसीए के पोर्टल पे करना है और वो इंडिया के कंसोलिडेटेड फंड में इकट्ठा होगा। एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय द ऑर्डर कैन अपील टू रीजनल डायरेक्टर विद इन 60 days फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर विद द फीस। The regional director, after opportunity of being heard, can confirm the order, modify the order, set aside the order. If an order of adjudicating authority of regional director, company or officer fails to pay the amount in 90 days of the order, तो along with that penalty दूसरी पेनल्टी लग जाएगी 25,000 से लेकर 5 लाख। ऑफिसर को इम्प्रिजमेंट हो सकती है 6 लाख और अगेन पेनल्टी लग सकती है 25,000 से लेकर 1 लाख। यानी कि जिस दिन से आपको ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का ऑर्डर मिला वहां से 90 दिन, अगर अपील में चले गए आप तो उस अपील का ऑर्डर जहां से आता है और अगर उसमें भी आपको पेनल्टी भरनी है तो वहां से 90 दिन कंपलसरी उसमें आपको ये पेनल्टी भरी देनी पड़े, ना भरा तो इतना और पेनल्टी लग जाएगा। 454A क्या बोलता है? इफ कंपनी ऑफिसर और एनी पर्सन कमिट्स द सेम डिफॉल्ट सेकंड टाइम, एक का एक डिफॉल्ट दूसरी बार किया विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ पेनल्टी, जिस दिन पहले ऑफेंस का पेनल्टी लगा था उसके 3 साल के अंदर अंदर दूसरी बार का आपने यहां तीसरी बार का ऑफेंस किया, तो जितनी एक्ट में मैक्सिमम पेनल्टी बोली है ना उसकी डबल पेनल्टी लग जाएगी, उसकी डबल। क्योंकि 3 साल के अंदर अंदर दूसरी बार ये ऑफेंस कर रहे हो, क्या मामूली चीज समझ रहे हो इसको? डबल पेनल्टी लग जाएगी। 3 साल के बाद वो दूसरी बार करो तो एक्ट के हिसाब से जो नॉर्मल पेनल्टी है वो। So that was all about generally special court levying of the penalty, where half the penalty will be levied, while double the penalty will be levied, what is the procedure to levy the penalty, etc etc। चैप्टर नंबर 11 जो कि सबसे छोटा चैप्टर है, आप यहां पे देख सकते हो मैंने एक पेज में इसे कवर कर लिया है। मॉड्यूल में 4-5 पेज दिए हुए हैं पर ये उसकी समरी ही समझ लो। बहुत सारे रूल्स पहले थे जो अभी मॉड्यूल ने निकाल दिए हैं। अपना टाइम किसी भी दूसरे लेक्चर को उस रूल्स में पढ़ने के लिए वेस्ट मत करना। जनरल नॉलेज के लिए अगर वो सारी चीजें पढ़ना चाहते हो तो पढ़ो, पर एग्जाम के बाद। अभी आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना मॉड्यूल में दिया गया है, क्योंकि आपका सिलेबस उतना है। ज्यादा रूल्स जो निकल गए हैं वो अगर पढ़ोगे टाइम वेस्ट होने वाला है और वो चीजें याद रखोगे जो शायद नहीं रखनी थी और वो नहीं याद रख पाओगे जो शायद रखना था। समझ रहे हो? तो चैप्टर नंबर 11 नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, या तो नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्राइब्यूनल, एनसीएलटी एंड एनसीएलएटी। मैंने सभी सेक्शंस को यहां पे कंबाइन कर दिया है। जैसे मैंने बताया कि कुछ गिनी चुनी चीजों के लिए आप सीधा एनसीएलटी में जाओगे ना तो स्पेशल कोर्ट में, जैसे कि ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट का केस है, आपको कॉम्प्रोमाइज या अमालगमेशन करना है, यू वांट टू स्टार्ट एनी इन्वेस्टिगेशन, यू वांट टू मेक अपील फॉर दैट, स्ट्राइक ऑफ कर दिया उसके सामने अपील करनी है, आपको रिट्राइव करवाना है नाम, कंपनी को वाइंड अप करवाना है, ये सारी चीजों के लिए आप एनसीएलटी में चले जाओगे। एनसीएलटी में जो मेन पर्सन रहेगा उसे प्रेसिडेंट बोला जाता है और बाकी के जो मेंबर होते हैं वो 2 तरीके के हो सकते हैं, जुडिशियल एंड टेक्निकल। जुडिशियल जिसे लॉ का नॉलेज है, टेक्निकल जिसे इंडस्ट्री स्पेसिफिक नॉलेज है। एनसीएलटी का ये जो ऑर्डर है अगर इसके सामने आप अग्रीव्ड हो तो आप अपील कर सकते हो टू दी हायर अथॉरिटी कॉल्ड एनसीएलएटी, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्राइब्यूनल। ये एनसीएलएटी में कब तक ऑर्डर आपको अपील कर देनी पड़े? विद इन 45 days फ्रॉम द डेट ऑन विच द ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी वाज रिसीव्ड। और अगर आपके पास वैलिड रीजन थे ये 45 डेज में अपील पेश ना करने के तो एक कॉन्डोनेशन आप फाइल कर सकते हो, तो एनसीएलटी आपको अलाउ कर सकता है फॉर मोर 45 डेज ऑल्सो, यानी कि टोटल 90 डेज। सो जनरल 45 डेज, बट इफ सफिशिएंट रीजन इज देयर देन कॉन्डोनेशन फॉर फर्दर 45 डेज ऑल्सो। यहां पे हाईकोर्ट पिक्चर में नहीं आती। ये जो एनसीएलटी होता है उसका जो मेन पर्सन होता है वो चेयरपर्सन बोला जाता है और उसके मेंबर्स भी 2 तरीके के होते हैं, जुडिशियल और टेक्निकल। याद रखिए एनसीएलटी में टोटल 11 मेंबर होते हैं इंक्लूडिंग चेयरपर्सन। एनसीएलटी का मेन पर्सन प्रेसिडेंट बोला जाता था, एनसीएलटी का मेन पर्सन चेयरपर्सन बोला जाता है। एनसीएलटी के मामलों में भी अगर आपको उसका जो ऑर्डर आया उसके सामने भी अगर आप अग्रीव्ड हो
तो आपको उसमें अपील करनी पड़े सीधा सुप्रीम कोर्ट में। और ये सुप्रीम कोर्ट में जो अपील फाइल करोगे उसकी तो फिक्स डेट रहती है। किसी भी एक्ट में सुप्रीम कोर्ट में क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो ही जा सकते हो पहले तो, और वो जा सकते हो विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑन विच यू हैव रिसीव्ड द ऑर्डर। और अगर सफिशिएंट कॉज है तो सुप्रीम कोर्ट अलाउ कर सकता है कॉन्डोनेशन फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 60 days। तो एनसीएलटी का ऑर्डर, उसके सामने अपील 45 days, एनसीएलटी में उसके सामने अपील करोगे सुप्रीम कोर्ट विद इन 60 days। ट्राइब्यूनल ने या तो एपेलेट ट्राइब्यूनल ने एक ऑर्डर पास कर दिया, पर ऑर्डर पास करने के बाद उन्हें रियलाइज होता है सुओ मोटो और बाय एनी अदर पर्सन कि यहां पे कोई मिस्टेक रह गई है विच इज अपेरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड, यानी बट ऑब्वियस थी, ये आपकी क्लैरिकल मिस्टेक है, एडमिनिस्ट्रेटिव मिस्टेक है, ओपिनियन में गड़बड़ी नहीं है, क्लैरिकल एरर है, तो वो एरर आप ट्रिब्यूनल सुओ मोटो रेटिफाई कर सकता है विद इन 2 years अपील फाइल किए बिना। So within 2 years, tribunal can ratify the order for correction of any mistake if appeal has not been filed. अगर मान लो अपील फाइल हो चुकी है तो जो हायर अथॉरिटी है वो खुद ही ये मिस्टेक करेक्ट करके अपने ऑर्डर में पेश करने ही वाली है। तो अगर अपील फाइल नहीं हुई है तो 2 साल के अंदर अंदर ये ऑर्डर रेटिफाई हो सकता है। ट्राइब्यूनल विल डिस्पोज द अपील विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन, एंड इफ इट इज अ डिले आफ्टर 3 months then reason is to be recorded in writing, और उन्हें एक्सटेंशन मिलेगा अपील को क्लियर करने का, बट दैट इज मैक्सिमम 90 days, यानी कि 3 months प्लस मैक्सिमम 90 days विद सफिशिएंट रीजन। तो एनसीएलटी या एनसीएलटी कंपलसरी इतने टाइम में सारी अपील्स को डिस्पोज कर देगी। ये टाइम लिमिट रख के बहुत अच्छा किया है, स्पीडी ट्रायल होगा इससे। एनसीएलटी और एनसीएलटी इज नॉट बाउंड बाय द प्रोसेस ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, उनकी खुद की प्रोसीजर रहेगी, पर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस देना पड़े, यानी कि ऑर्डर पास करने से पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो देनी पड़े। और उन अगर वो केस आईबीसी 2016 का है, क्योंकि वहां पे भी एनसीएलटी पिक्चर में आती है, तो उनको आईबीसी 2016 की प्रोसीजर जो लिखी गई है वो फॉलो करनी पड़े। उनके पास कौन से पावर रहेंगे? पावर सेम एज सिविल कोर्ट अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, दैट इज समनिंग एंड एग्जामिनिंग ऑन ओथ, रेगुलेटिंग डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, रिसीविंग एविडेंसेस ऑन एफिडेविट जो कि कोर्ट की नजरों में वैलिड रहते, रिक्विजिशन पब्लिक रिपोर्ट, पब्लिक रिकॉर्ड यानी कि कोई दूसरी पब्लिक अथॉरिटी के पास से रिकॉर्ड मंगवा सकते हो, इशूइंग कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, विटनेस को एग्जामिन कर सकते हो, सेटिंग असाइड एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल ऑफ रिप्रेजेंटेशन, आप कोई भी ऐसा ऑर्डर पास कर सकते हो, रिप्रेजेंटेशन को, पिटिशन को रिमूव भी कर सकते हो, डिसमिस भी कर सकते हो। ये जो भी प्रोसीडिंग्स है दैट इज जुडिशियल प्रोसीडिंग्स अंडर आईपीसी एक्ट, दैट इज आईपीसी के अंदर ये जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है, एंड एनसीएलटी एंड एनसीएलटी विल बी रेगुलेटेड बाय सिविल कोड। तो ये जो सारे लीगल टर्म्स है वो यहाँ पे लिखे गए हैं कि वो सिविल कोड के अंदर रहेंगे, और इंडियन पीनल कोड के अंदर भी वो सुपरविजन उसका रहेगा, उसकी प्रोसीजर उस हिसाब से ही हो पाएगी। दैट वाज अ वेरी सिंपल थिंग, जहां पे अपील कहां पे होगी, उसके सामने आप अपील फर्दर अपील कहां पे करोगे, ये सारी चीजें बताई गई है। ये बहुत ही छोटा चैप्टर था, इसमें सिर्फ इतनी ही चीजें याद रखनी है। फॉर योर सेटिस्फैक्शन यू कैन रीड द मॉड्यूल एंड यू विल हैव द सेम नॉलेज व्हाट आई सेड राइट नाउ। एग्जाम के लिए सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सो दैट वाज द एंड ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ओवर हियर। अगर ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, थोड़ा और ज्यादा डिटेल्स में इन सारी चीजों को पढ़ना है विद ऑल द पास्ट एग्जामिनेशन पेपर्स, you can visit my fast track course which is available on online.jkshaclasses. Thank you so much.